प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र का शुक्रवार यानी कि आज चौथा और आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी। आज नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में अनुपूरक बजट पर भाषण देंगे। तो वहीं नेता सदन योगी आदित्यनाथ सदन में सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए भी नजर आएंगे। और साथ ही बता दें कि योगी सरकार के द्वारा अनुपूरक बजट जो दूसरे दिन पेश किया गया था सत्र के अंतिम दिन, उस पर भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष सदन को बढ़ाने के लिए भी आज हंगामा कर सकता है। तो आज जब सदन की कार्रवाई होगी तो जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है। चूंकि आज सत्र का आखिरी दिन है, ऐसे में अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी, जहां नेता सदन अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए नजर आएंगे। तो वही नेता प्रतिपक्ष यानी कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते अखिलेश यादव भी आज सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आएंगे। अनुपूरक बजट पर तो चर्चा होगी। इसके साथ ही तमाम कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर भी आज नेता सदन अपना पक्ष रखते हुए नजर आएंगे। तो वही नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव भी आज सरकार को घेरने का काम बखूबी करेंगे। तो दूसरे दिन जब सदन की कार्रवाई के दौरान हंगामा हुआ था, तो उस दिन डेंगू का मुद्दा जोर शोर से सुनने को मिल रहा था। चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था पर अखिलेश यादव मौजूदा सरकार पर हमलावर नजर आए। तो उस दौरान वो भी तस्वीरें सामने आई थी जब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ साथ अखिलेश यादव एक दूसरे पर सवालिया निशान खड़े करते हुए दिखाई दिए थे। और आज जब सदन का अंतिम दिन है, तो इस दौरान योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और साथ ही साथ आज सदन को बढ़ाने की भी मांग एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष के साथ ही जो विपक्षी दल है वो उठा सकते हैं। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए आज सत्र का अंतिम दिन है और सत्र के अंतिम दिन उम्मीद है कि आज जो कार्रवाई है वो हंगामेदार रह सकती है, क्योंकि आज नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने होंगे। वो कौन कौन से मुद्दे होंगे रितेश, जिस पर आज सदन एक बार फिर से गूंजेगा? देखिए मुस्कान, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से सदन की शुरुआत की गई थी शीतकालीन सत्र का, आज 4 दिवसीय यानी चौथा दिन है, आज सदन के आखिरी दिन है। तो ऐसे में पूरी तरीके से हंगामे के आसार लगातार बने हुए हैं, क्योंकि अगर कल और परसों की भी बात की जाए पिछले दिनों की, तो उसमें भी हंगामा लगातार हुआ। कभी डेंगू को लेकर के हंगामा हुआ, तो कभी जातीय जनगणना को लेकर के हंगामा किया गया। तो ऐसे में जो विपक्ष है वो लगातार, जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो नेता सदन है, उन पर वो हमला बोल रही है लगातार। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो वो लगातार इस बात को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। ऐसे में शिवपाल यादव भी पीछे नहीं है। उनका भी साफ तौर पर यह कहना है कि जातीय जनगणना की आखिर क्यों नहीं जातीय जनगणना कराई जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं पिछड़ा वर्ग के, उनके मंत्रियों से भी उन्होंने इस चीज के बारे में कहा है कि जातीय जनगणना पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो ऐसे में आज जो सदन बैठ रही है, 11 बजे से सदन में आज चर्चा होगी। अनुपूरक बजट पे भी चर्चा की जाएगी। 28,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का जो वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए क्या है। ऐसे में आज जो नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों आमने सामने होंगे, दो टूक उनसे होगी और किस मुद्दों पर होगी ये आज सदन में साफ जाएगी। बिल्कुल लाजमी है रितेश, जिस तरीके से अनुपूरक बजट के दिन जोरदार हंगामा देखने को मिला था, लेकिन तब एक डेंगू ऐसा मुद्दा था जिस पर जोर शोर से चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे वो ब्रजेश पाठक को मुखर होकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए। क्योंकि आज आखिरी दिन है और जैसा कि आपने जिक्र किया कि आज जातिगत जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से उठता हुआ नजर आएगा, इस मुद्दे को एक बार फिर से तूल दी जाएगी। लेकिन क्या आज नेता प्रतिपक्ष जो सदन की कार्रवाई है इसको और बढ़ाने की मांग कर सकते हैं क्या? देखिए, जरूर ये बात तो सामने आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर यह है कि जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष है वो और नेता सदन दोनों का आमने सामना जिस तरीके से आज होगा, तो आज कहीं ना कहीं वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो अनुपूरक बजट है उस पर चर्चा ना होने देने का कारण सबसे बड़ा ये जो नुकसान होगा वो जनता का होगा। तो ऐसे में अनुपूरक बजट तो पास ही कर दिया गया है वित्त मंत्री की तरफ से। तो ऐसे में जो आज चर्चा होगी, उस चर्चा में जो सबसे बड़ा मुद्दा 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बनाया जा सकता है वो जातीय जनगणना है, क्योंकि अखिलेश यादव के पास इसके अलावा अब कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दों को उठा सके। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, वो लगातार कह रहे हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ये लगातार आरोप भी लगाते हैं और कहते रहते हैं कि इनके डीएनए में शोर है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कई बार इन्होंने वॉकआउट किया सदन से। तो ऐसे में
सदन को न चलने देना, सदन में बार बार इस तरीके की बातें होना, तो ये कहीं ना कहीं सदन की कार्रवाई में भी बाधा डालता है। तो आज अगर बात की जाए तो इन दोनों विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो किसानों के लिए जो किसानों को लाभ मिलने वाली बात थी उस पर भी ये आज भारी चर्चा हो सकती है। तो ऐसे में सदन आज पूरा हंगामेदार होगा। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जवाब देने के लिए तैयार है और जो प्रश्नकाल होगा वो नेता बिल्कुल प्रतिपक्ष रितेश, अखिलेश आज यादव। अनुपूरक बजट पर तो चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मुखर होकर ये कह रहे हैं कि क्या पुराने बजट की समीक्षा की गई है, क्या आज इस मुद्दे पर भी मुखर होकर नेता सदन जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, आज क्योंकि जिस तरीके का प्रश्नकाल होगा, आज आखिर अंतिम दिवस है सदन का, तो शीतकालीन सत्र का, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जितने प्रश्न अखिलेश यादव की तरफ से किया जाएंगे उसके उत्तर भारतीय जनता पार्टी के जो सदन के नेता है उनके पास, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास मौजूद है। ऐसे में पुराने बजट पर भी चर्चा की जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव इस बात को कहते हैं कि आखिर 2024 चुनाव के पहले अनुपूरक बजट लाने की जरूरत क्या थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है कि अगर अनुपूरक बजट लाया गया तो जनता के हित में लाया गया है। तो ऐसे में कई सवाल जवाब ऐसे होंगे जो टेढ़े सवाल जवाब होंगे, जिनका आज सदन में जोरदार हंगामे के साथ ये पूरा प्रदेश सुनेगा। हालांकि आज जो मेन मुद्दा उठ करके आएगा वो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर के होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन रितेश, अगर हम लगातार चर्चा करें कि अभी तक की कार्रवाई में क्या हुआ, तो 30 नवंबर को यानी कि तीसरे दिन सदन में करीब 6 अध्यादेश को विधेयक के रूप में पेश किया गया था। और क्या आज भी कोई अध्यादेश एक बार फिर से पेश किया जा सकता है? इसको लेके कितनी अटकलें हैं? देखिए बिल्कुल, आज क्योंकि जिस तरीके से अनुपूरक बजट का शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिवस है, तो ऐसे में कई अध्यादेश आज भी जारी किए जा सकते हैं, ऐसी कयास भी लगाई जा रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी यानी कार्यकारिणी की तरफ से जो सुगबुगाहट मिली है वो कहीं ना कहीं बड़ा एक जोर शोर से अध्यादेश आज लागू हो सकता है। ऐसे में वो इंतजार है 11 बजे तक, क्योंकि 11 बजे जब नेता सदन यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे तो उसके बाद से जब सदन शुरू होगा तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने निकल के आएगी कि प्रदेश की जनता को और क्या सौगात मिल सकती है और किस तरीके के अध्यादेश और जारी किए जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 11 बजे से आज जो सदन की कार्रवाई है वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटे का समय और बचा है जब एक बार फिर से सदन में जोरदार हंगामा होने की उम्मीद है, चूंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन नेता सदन ने और नेता प्रतिपक्ष अपनी अपनी बातों को रखेंगे। तो लाजमी है कि ऐसे में अखिलेश यादव आज पुरजोर कोशिश करेंगे कि वो आज सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए उनसे सवाल या निशान भी खड़े करते हुए अखिलेश यादव आज नजर आएंगे। 5 राज्यों में मतदान पूरे होने के बाद अब बीजेपी एक बार फिर सक्रिय हो चुकी है। दरअसल एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में एग्जिट पोल के जो नतीजे आ गए हैं उससे कहीं ना कहीं एक झटका फिलहाल बीजेपी को लगता हुआ नजर आता है। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां सत्ताधारी पार्टी दोबारा सरकार बनाती नजर आ रही है, तो वहीं तेलंगाना और मिजोरम में परिवर्तन होता दिख रहा है। वहीं आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शाम 5 बजे बीजेपी मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें बीजेपी के सभी महासचिव शामिल होंगे, जिसमें 5 राज्यों के चुनाव और आगामी संगठनात्मक विस्तार को लेकर चर्चा होगी। तो देखिए, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं और एग्जिट पोल जो आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा झटका देते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है, लेकिन कुछ एग्जिट पोल ये भी बताते हैं कि यहां अभी भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है और यही वजह है कि आज उम्मीदें हैं कि बीजेपी की जो बड़ी बैठक जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बुलाई गई है उसमें तमाम कई बड़े मुद्दे और अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। तो देखिए, एग्जिट पोल जिस तरीके से लगातार सामने आ रहे हैं, फिलहाल एग्जिट पोल के नतीजों को बहुत ज्यादा अश्योरिटी कहा जाए कि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि एग्जिट पोल भी कई बार बदलते हुए देखे गए हैं जब नतीजे आते हैं। एग्जिट पोल चूंकि लोगों के मन में क्या चल रहा है, जब वो मतदान देने के बाद मतदान स्थल से बाहर निकलते हैं तो लोगों से बातचीत की जाती है, इसके बाद ये एग्जिट पोल तैयार किया जाता है, यानी कि एक रैपिड सर्वे साफ तौर पर कहा जाए कि एग्जिट पोल होता है। ऐसे में जब नतीजे आते हैं तभी ये क्लियर होता है कि वाकई एग्जिट पोल कितने सटीक थे और कितने सटीक नहीं थे, क्योंकि कई बार एग्जिट पोल में भी बड़ा हेरफेर देखा गया है, बड़ा उलटफेर चुनावी नतीजे आने के बाद देखा गया है। और जब से लेकिन एग्जिट पोल सामने आई है तो ज्यादातर एग्जिट पोल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई है और ये बड़ी और अहम बैठक होगी।
तो देखिए, लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि जो एग्जिट पोल है ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और देखिए, गुरुवार यानी कि बीते दिनों जब 30 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई, उसके बाद ही एग्जिट पोल लगातार जारी होने लगे। वोटों की गिनती 30 दिसंबर को होगी, लेकिन अब एग्जिट पोल लगातार जो सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश में भाजपा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में कांग्रेस की फिलहाल सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए, राजस्थान और मध्य प्रदेश के ज्यादातर एग्जिट पोल ये कहते हैं कि कांटे का जो मुकाबला है ये देखने को मिल रहा है और मिजोरम में हंग असेंबली के जीतने के आसार हैं। ऐसे में अगर एग्जिट पोल पर गौर करें तो तकरीबन 5 में से 2 राज्यों में फिलहाल भाजपा, 2 में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ओवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की जो मतदान की प्रक्रिया है ये खत्म होने के बाद जब एग्जिट पोल सामने आए तो कहीं ना कहीं उसमें भारतीय जनता पार्टी को फिलहाल झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में आज जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बड़ी और अहम बैठक बुलाई गई है। इस बड़ी और अहम बैठक के मायने क्या है ओवैस? जी देखिए, बिल्कुल लगातार आपको बता दें कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है फेर बदल नजर आ रहा है। जो एग्जिट पोल के नतीजे लगातार आ रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो है जैसे मिजोरम और जो तेलंगाना है वहां पे जो है इनको अपनी जो कड़ी है वो कमजोर नजर आ रही है। तो उसी को लेकर और जबकि कई ऐसे राज्य हैं जिसमें जो है जैसे राजस्थान, एमपी है तो वहां पे अभी इनको ये उम्मीद नजर आ रही है कि यहाँ पे ये जीत जाएंगे और तमाम जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो उनके पक्ष में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो संगठन की जो विचार है, जो आने वाले आगामी जो संगठन है उसको विचार को लेकर तमाम जेपी नड्डा ने जो है ये एक बैठक बुलाई है। जी, लेकिन देखिए ओवैस, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं लगातार ये भी देखने को मिल रहा है कि जितने भी एग्जिट पोल आए हैं उनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल यही बताते हैं कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये चुनाव लाजमी है कि आम चुनाव से पहले हर एक पार्टी के लिए अहम हो जाता है। ओवैस जी देखिए, बिल्कुल एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से अगर आंकड़े लगाए जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर एमपी और छत्तीसगढ़ में जो है इनको काफी जो कड़ा मुकाबला है और इसमें कांग्रेस के भी जो है बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जिट पोल के मुताबिक। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिल्कुल मुस्कान, आप बिल्कुल सही बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक बड़ी जो है वो दिक्कत वाली बात होगी कि इन 5 राज्यों के चुनाव तय करेंगे क्योंकि आगे 2024 का जो चुनाव है वो इन 5 राज्यों के चुनाव में भी बहुत बड़ा अहम रोल निभाएंगे। जी बिल्कुल, मुस्कान। देखिए ओवैस, लोकसभा और विधानसभा चुनाव ये बेहद ही बड़े और अलग अलग स्तर के चुनाव होते हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, जनता की पसंद अलग होती है, तो वहीं लोकसभा चुनाव में भी जनता के मुद्दे अलग होते हैं। लेकिन ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव है जिसे लगातार लिटमस टेस्ट कहा जा रहा है हर एक पार्टी के लिए, क्या इसके नतीजे लोकसभा चुनाव पर भी असर डालेंगे क्या? देखिए, बिल्कुल मुस्कान, बिल्कुल ये 5 राज्य हैं और ये बड़े अगर हम देखा जाए तो भारत के 5 राज्य बहुत बड़ी बात है, छोटे मोटे राज्य नहीं है। 5 राज्यों में लोकसभा सीटें भी होती हैं और अगर जोड़ा जाए तो काफी सीटें देखिए मुस्कान निकल कर आएंगी और लोकसभा में अगर विधानसभा के देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधानसभा सीटें अगर ज्यादा निकलती हैं तो उस पर लोकसभा चुनाव का जो सांसद की जो सीटें हैं जो वो उनपे तो देखिए मुस्कान असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये 5 राज्यों के चुनाव जो है ये बहुत अहम और बहुत बड़ी बात है कि अगर उस पे कोई जीतता है मुस्कान तो ये आने वाले लोकसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा जो है ये एक बहुत बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए ओवैस, जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस चुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत हासिल होती है तो इंडिया गठबंधन में उसका कद कितना बढ़ जाएगा और कांग्रेस के लिए ये जीत कितनी अहम है? जी मुस्कान, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 2024 में जैसे ही इंडिया गठबंधन में अगर इसमें जो 5 राज्यों के चुनाव है अगर इसके अंदर देखा जाए कहीं ना कहीं अगर इसमें जो कांग्रेस है अगर उसकी बढ़त होती है तो भारतीय जनता पार्टी को जो है
लोकसभा में हम्म। काफी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि देखिए बहुत डिपेंड करता है कि 5 राज्यों के चुनाव, तो कहीं बिल्कुल ना ठीक कहीं है, देखा जाए धन्यवाद तो अवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चला है। जहां काकोरी में 45 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही न्यूयॉर्क सिटी पर एलडीए ने बुलडोजर की कार्रवाई की है, वहीं डेवलपुर की विकसित सड़कें, साइट, ऑफिस बाउंड्री वॉल ध्वस्त कर दी गई है। इसके अलावा काकोरी और कृष्णा नगर क्षेत्र में 4 अवैध निर्माण भी सील किए गए हैं। प्रवर्तन जोन 3 के जोन अधिकारी देवांश द्विवेदी ने बताया कि नितिन द्विवेदी, प्रहलाद पाल, अवधेश राठौर, मोहम्मद नदीम और अन्य द्वारा काकोरी के ग्राम मौदा में लगभग 45 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लॉटिंग का काम करते हुए न्यूयॉर्क सिटी के नाम से अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई है। तो लखनऊ में एक बार फिर अवैध निर्माण पर यह प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है, जहां अवैध निर्माण पर एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। और जब ये कार्रवाई की गई है तो इसके साथ ही 4 अवैध निर्माणों को सील करते हुए अवैध कब्जे पर यह बुलडोजर भी चला है। और ये कार्रवाई काकोरी में देखने को मिली है, जहां एलडीए का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। जहां एक तरफ 4 अवैध निर्माणों को सील किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। इस दौरान जब यह बुलडोजर चला तो अवैध कब्जे की बाउंड्री वॉल को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। साफ तौर पर माना जाए तो ध्वस्तीकरण की ये कार्रवाई आज एलडीए द्वारा की गई है। रितेश ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए काकोरी में एक बार फिर से प्रशासन का बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है, क्या कुछ कार्रवाई की गई है रितेश? देखिए उत्तर मैं आपको बताऊं कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जब उनको सूचना मिलती है तो वो पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके सील की कार्रवाई करते हैं और बुलडोजर लेकर के पहुंचते हैं और तत्काल उस जगह का ध्वस्तीकरण किया जाता है। तो ऐसे में काकोरी का एक इलाका है जहां पर न्यूयॉर्क के एक बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, उसके द्वारा 45 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी। और उस प्लाटिंग की जब जानकारी लखनऊ विकास प्राधिकरण के जोन 3 को हुई तो जोन 3 ने पूरा खाका बनाया। उसके बाद वहां पर अचानक एलडीए का वो बुलडोजर पहुंचता है और पहुंचने के बाद वहां पर जो सड़कें जो बनाई गई हैं या जो नाली खड़ंजे बनाए गए थे उनको वो ध्वस्तीकरण करते हैं। कारण इसका ये होता है कि वहां पर मानचित्र पास ना होने के कारण और उस जगह का लेआउट क्लियर ना होने की वजह से उस जगह को अवैध रूप अवैध मान लिया जाता है और उस जगह का ध्वस्तीकरण किया जाता है। तो ऐसा लखनऊ के केवल एक इलाके में नहीं बल्कि अगर लखनऊ की बात करें तो विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में जितने भी एरिया आते हैं उन सभी जगहों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण की कार्रवाई इस तरीके की बुलडोजर के द्वारा की जाती है। लेकिन देखिए रितेश, हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस अवैध अतिक्रमण पर लगातार प्रशासन अपना चाबुक चलाता हुआ नजर आ रहा है, सील के साथ ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जरा ये सोचे रितेश कि यहीं पर अवैध कब्जा करते हुए बाउंड्री वॉल तक खड़ी कर दी जाती है, निर्माण तक शुरू हो जाता है, इतनी सब कुछ प्रक्रिया हो जाती है, उसके बावजूद प्रशासन को पता तक नहीं चलता है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ समझने वाली नुकसान जो होगी कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण का काम क्या है। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसलिए यानी विकास प्राधिकरण इसलिए बनाया गया था कि जो क्षेत्र का क्षेत्र हो या जो नए शहर हो, नए सिटी हो, जहाँ पर प्राधिकरण आता है उस जगह का समुचित रूप से विकास किया जाए। नो प्रॉफिट नो लॉस की संस्था है, उसके बाद भी जो यहाँ के अधिकारी है वो लाखों करोड़ों रुपया दबाए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी के ऊपर भी प्रश्न उठता है। अब बात उठती यहाँ पर सीजर की कार्रवाई की और बुलडोजर चलाने से। तो बुलडोजर चलाने की प्रथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू करी। उसके बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण ने उसको अपना एक ट्रेडमार्क दे दिया, यानी कहीं भी वो अवैध प्लाटिंग चली और एलडीए का बुलडोजर पहुंच गया। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात है। ऐसे उत्तर प्रदेश के सारे विकास प्राधिकरणों की बात अगर की जाए तो उनका बुलडोजर चलता है, लेकिन लखनऊ की अगर बात की जाए खासतौर पर तो यहाँ प्रतिदिन बुलडोजर चलता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी समझने वाली होगी मुस्कान की, जब इनका बुलडोजर निकलता है एलडीए दफ्तर से तो किसी को कानो कान खबर नहीं होती है और वो अचानक ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं जहां पर अवैध रूप से प्लाटिंग होती है। उनको पहले से सारी चीजें पता हो जाती हैं, टाइप राइटर साथ में चलता है इनके,
उसी समय मौके पर टाइप करके जो वहाँ के सूत्र हैं बताते हैं कि वो तत्काल किसी को पता नहीं होता, वो बिल्कुल नायक पिक्चर की तरह, फिल्म की तरह, वो टाइप चलिए राइटर ठीक है साफ होता है। रितेश, और ये तो रही उन कार्रवाइयों की बात जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब एकाएक एलडीए को पता चलता है तो वो बुलडोजर लेके पहुंच जाता है। लेकिन रितेश, कितनी जमीनें, कितने होटल्स ऐसे हैं जिनकी एक पूरी सूची तैयार की जा चुकी है, आखिर उन होटल पर कार्रवाई कब की जाएगी? देखिए मुस्कान, अब ये भी बात सामने आ गई, क्योंकि जिस तरीके से अभी लेवाना में अग्निकांड हुआ था जी। और भी कई चारबाग में होटलों में अग्निकांड हुआ, उसके बाद भी वहां पर एलडीएस से उसका लेआउट नहीं था, नक्शा नहीं पास था, उन बिल्डिंगों को नहीं धराशायी किया गया। लखनऊ में भी ऐसे इतने बिल्डिंग, अगर बात की जाए, सही रूप से जांच की जाए, तो 95% से भी ज्यादा बिल्डिंगें अवैध रूप मानी जाएंगी। तो ऐसे में लखनऊ विकास प्राधिकरण को अभी से करना चाहिए कि जनता को परेशान न करके, जो भी उनका संचित शुल्क हो, उस शुल्क को जमा करा करके उनको काम करने देना चाहिए। ऐसे में जो बीघों जमीनों को वो पूरी तरीके से बिल्डोजर चला देते हैं, सील कर देते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का भी नुकसान होता है। अब इसके लिए रेरा का गठन किया गया, रेरा भी काम करती है, तो रेरा सरकारी जो संस्थाएं हैं उन पर कोई एक्शन ही नहीं ले पाती है। तो ऐसे में बहुत सारे न्यायालय में वाद भी लंबित है। और लखनऊ विकास प्राधिकरण की सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, अगर लखनऊ के जोन 5 इलाके की अगर मैं बात आपसे कहूं, तो यहाँ की जोनल अधिकारी श्रद्धा चौधरी है। अगर उनसे किसी भी मामले पर बात की जाती है, तो बिल्कुल आंख बंद कर लेती है, गाड़ी में बैठती है और निकल जाती है। सबसे बड़ा समस्या यही है लखनऊ विकास प्राधिकरण का, कोई अधिकारी जवाब देने वाला नहीं है। और इनके पास सबसे बड़ा अच्छा साधन है, वो तत्काल उस जगह का सील कर देंगे, लेकिन वो सील खुलता कैसे है इसकी जानकारी ना तो अखबारों की सुर्खियों में होता है, ना किसी चैनल को बताते हैं। सील करने के लिए जाते, सील कैसे खुलता है, कैसे मानचित्र में पास होता है, क्या ठीक है, राशि देखिए जमा होती रितेश, है, सील किया जाता है, जो भी अवैध निर्माण होता है उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है, एलडीए का बुलडोजर पहुंच जाता है। लेकिन क्या रितेश, वाकई ये पॉसिबल है कि बिना किसी के संरक्षण के एक बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, कब्जा हो गया? देखिए जाहिर सी बात है मुस्कान, यहाँ समझने वाली बात होगी, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी इस चीज को समझे, क्योंकि सबसे बड़ा जो खेल है लखनऊ विकास प्राधिकरण का, अगर हम केवल सीजन की कार्रवाई को ही उठा लें, इस तरीके से अवैध बिल्डिंगों को करार दे करके उनको सील किया जाता है, वहां पर लाल पट्टी लाल रंग से लिख दिया जाता है दीवारों पर कि यह बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई है और इसे एलडीए द्वारा सील किया जाता है। उसके बावजूद भी वहां पर पर्दे लगा के अंदर अंदर कार्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय अवर अभियंता होता है उसकी मिली भगत से ये काम होता है। चलिए इसके बावजूद भी अगर बात की जाए, तो जिस जगह को एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने यह कह के सील करता है या यह कह करके अवैध कहता है कि इसका मानचित्र पास नहीं है, तो कुछ दिन के बाद उस जगह पर फिर से काम कैसे शुरू होता है, उसका खाका है लखनऊ विकास प्राधिकरण सामने किसी अखबार को नहीं देता कि आखिर वहां पर कौन सा सम्मान शुल्क जमा किया गया, उसके लेआउट किस तरीके से पास किया गया। क्योंकि अगर लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात की जाए, उनके अनुसार, अगर उनके मैप के अनुसार अगर कोई अपना मकान बनाता है, तो उस मकान के बनाने की प्रक्रिया में उसके पास केवल एक कमरा ही उसके हाथ लगेगा, क्योंकि मकान बनाने के लिए उसके तीनों तरफ से रास्ते छोड़ने पड़ते हैं। वैसे लखनऊ में बहुत सारे मकान बने हुए हैं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण से नक्शे तो पास है, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण के मैप के अनुसार नहीं बनाए गए। तो बिल्कुल ऐसे में ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।